स्टूडेंट्स, ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.69 जिसके अंदर वो कह रहा है फाइंड कीजिए वी नॉट वोल्टेज को यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये तो यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखें केस 3 है, डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है आपके सर्किट के अंदर। जब डिपेंडेंट सोर्स होता है तो हम आर थेवेनिन्स जो हमने यानी कि थेवेनिन्स थ्योरम में फाइंड आउट करनी होती है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते एग्जैक्ट मेथड के साथ। तो क्या करना पड़ता है, हमें नॉर्टन्स को भी बीच में इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आर थेवेनिन्स तमाम वोल्टेज और करंट सोर्सेज को शट डाउन करने से मालूम होती है, जबकि एक डिपेंडेंट सोर्स कभी भी शट डाउन नहीं होता। ठीक है, तो डेट्स से उसका प्रॉब्लम आ जाता है। उसकी वजह से हमें फिर नॉर्टन थ्योरम की मदद से आईएससी फाइंड आउट करनी पड़ती है साथ में, और फिर थेवेनिन्स और नॉर्टन दोनों के वोल्टेज और करंट को इस्तेमाल करते हुए हम ओहम्स लॉ लगा के आर थेवेनिन्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखें बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, थेवेनिन्स थ्योरम जैसा कि कहता है जहाँ पे आप जो आपका सर्किट है उसमें जो आप जहाँ पे आप आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हो उस चीज़ को कट करके जिसके क्रॉस आपने आउटपुट फाइंड आउट करनी है वहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम करें। तो ये देखें, मैं इस रजिस्टर के क्रॉस मुझे आउटपुट फाइंड आउट करनी है वी नॉट, तो मैंने इस रजिस्टर को कट ऑफ कर दिया। यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए ओपन टर्मिनल्स लगा के एक नया सर्किट ड्रा किया। ये आपने हुड ड्रा करना है। देखें मैंने दोबारा से ड्रा किया, तो ये आप ये ना समझिएगा ये क्वेश्चन का हिस्सा, ये आपने हुड ड्रा करना है। इसको मैंने कट करके ये एक नया सर्किट ड्रा कर दिया, और यहाँ पे हम ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि वीओसी मालूम करेंगे। अब मेथड कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे जो ज़्यादा इजी लग रहा है वो नोडल एनालिसिस का मेथड है। तो सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे नोडल एनालिसिस टेक्निक के मुताबिक। आपको पता है नोड क्या होता है, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कई चीज़ों की वायर अटैच हो रही हों, एक से ज़्यादा चीज़ों की। तो एक होता है बाइनरी नोड जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है, एक होता है हायर नोड जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही हो, एक होता है सरफेस नोड जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो रही हो। ठीक है जी। तो हम हमेशा हायर और सरफेस नोड कंसीडर करते हैं, बाइनरी नोड हमारा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल कर देता है कभी-कभार। तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ों की वायर अटैच है, तो ये मेरा पहला हायर नोड है, यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले रहा हूँ। ये मेरा दूसरा नोड है हायर नोड, जहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है। यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। एक मेरे पास नीचे देखें हायर नोड बन रहा है, एक करंट सोर्स, एक रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। इसे मैं कर दूंगा ग्राउंड, बिकॉज एक नोड का ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो अब देखें अगर हम गौर करें तो VOC जो है वो V2 और इस ग्राउंड नोड के बीच में लगे हुए हैं, बीच में ये रजिस्टर भी आ रहा है। इस रजिस्टर के क्रॉस बच्चों कोई करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो रजिस्टर है, ज़रा गौर कीजिए, ये जो रजिस्टर है ये एक ऐसी वायर में लगा हुआ है जो आगे से ओपन पड़ी हुई है। ओपन मीन्स के कट ऑफ हो गई। जब आपकी चार्जर की वायर टूट जाती है, कभी आपने ऐसा देखा कि चार्जर का आप चार्जर की पोर्ट में आप अपनी यानी कि चार्जर लगा रहे हो और सेंटर से वायर टूटा हुआ है और उधर आप अपना अडाप्टर लगा रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका मोबाइल चार्ज होने लग पड़े? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा होता, आगे से करंट को रास्ता ही नहीं मिलता। यही चीज़ है यहाँ पे, जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये 1 किलो ओम के रजिस्टर में वोल्टेज प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। तो एग्जैक्ट आप कह सकते हो, आपके पास फिर आप इक्वेशन बना सकते हो VOC की, यानी कि एक लिहाज से ये रजिस्टर यहाँ पे ना होने के बराबर है। तो VOC की मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल है V2 की तरफ तो वो प्लस में आ गए, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में। तो ये इसकी इक्वेशन बनती है, यानी ये V2 के इक्वल है। मुझे V2 की वैल्यू मालूम करनी होगी और फाइनली मुझे VOC मालूम हो जाएंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो ये कह रहा है। अब यहाँ पे देखें जो डिपेंडेंट सोर्स है हमारा, पहले तो उस पर बात करते हैं। डिपेंडेंट सोर्स IX की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे IX की इक्वेशन लिखनी होगी। IX यहाँ पे देखें इस वायर में फ्लो कर रही है, उसकी इक्वेशन क्या बनती है, हम लगाएंगे लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। ये इस नोड में से करंट लीव कर रही है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिख देना होता है। यहाँ से लीव करके जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर जाती है, V1 माइनस 0, और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में। ये आपके पास इक्वेशन आ गई IX की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नोड्स के दरमियान जिन दोनों की वैल्यूज अननोन है, यानी कि हम नहीं जानते उनकी क्या वैल्यूज है, उन दोनों के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ गया। जब ऐसी कंडीशन आती है तो सुपर नोड की टेक्निक हमेशा लगती है। तो यहाँ पे सुपर नोड की टेक्निक लगेगी, क्योंकि ये दो नोड्स हैं देखे जिनके दरमियान एक वोल्टेज सोर्स पड़ा हुआ है। तो इसकी बाउंड्री ड्रा करना ज़रूरी है। ये मैं आपको समझाने के लिए नहीं ड्रा कर रहा, ये आपने भी ड्रा करनी है। ठीक है, आप सुपर नोड की इक्वेशन लिखेंगे, देखें इसका जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1000 IX की वैल्यू पुट करो, देखो -V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1000, यानी कि 1K। इतना तो आप समझते ही हैं, IX की जगह आ गया V1/2K, तो किलो किलो से कट गया, ये 2 दूसरी जानिब जाके ज़रब खा जाएगा, तो ये आ जाएगा -2V1 प्लस 2V2। और देखो बच्चों ये V1 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन रही है आपके किसकी, सुपर नोड की।
यहाँ से आप क्या करो, V1 की इक्वेशन बना लो, क्योंकि हमें V2 की वैल्यू चाहिए ना कि V1 की। हम क्या करेंगे बच्चों, V1 की इक्वेशन इस्तेमाल करके उसको जब दूसरी इक्वेशन में, सुपर नोड की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी। अभी आप देख पाएंगे, देखिएगा मैं V1 की इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। देखिए V1 इधर ही रह गया पहले नंबर पे, तो देखें 2V2 दूसरी जानब जाके जब हमारे पास हुआ -2V2, ठीक है, और ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ रही है। इसको आपने पुट करना है आने वाली इक्वेशन में। अब आपको पता है जब सुपर नोड की इक्वेशन लिखी जाती है उसके बाद हम अप्लाई करते हैं सुपर नोड के ऊपर केसीएल। अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड, ये आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है जी। तो केसीएल अप्लाई करने जा रहे हैं सुपर नोड पे। केसीएल के कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, लेकिन मैं हमेशा लिविंग करंट्स को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ इज इक्वल टू की, और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। तो ये मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दिया। तो यहाँ पे मैं लिविंग करंट्स लिखूंगा। जिस वायर की आपको करंट का नहीं ना पता, वहाँ पे आप लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ लगाएंगे। मैं इस नोड में से करंट को लीव करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं इस नोड में से करंट को इस तरफ लीव करवा देता हूँ। तो उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस, क्योंकि ये एक लिविंग करंट है इस वजह से इस साइड पर लिख रहा हूँ। V1 माइनस, यहाँ से करंट लीव करते हुए जाके इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई वोल्टेज सोर्स के, तो आगे -3 वोल्ट। लेकिन करंट यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी, करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी है, इसमें से लीव कर जाएगी, क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स है ना कि एक नोड। तो यहाँ से जब लीव करेगी फिर से आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ से लीव करके जाके 0 वोल्ट में एंटर करके नोड टू नोड मूवमेंट होगी, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 6K है। उसके बाद बारी आती है बच्चों इस वायर की। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला, लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, तो V1 माइनस 0/2K। फिर नेक्स्ट इस साइड की बात आती है, तो इस साइड पे बच्चों एक ही वायर है, दूसरी वायर की हम लिख ही नहीं सकते, उसकी आप रीज़न तो जानते ही हैं। उसकी रीज़न काफ़ी स्पेसिफाइड है कि वो आगे से वायर ओपन है, ठीक है, यानी ना होने के बराबर है। डैट्स वाई उसकी तो हम लिख ही नहीं सकते इक्वेशन, सिर्फ इसकी लिखेंगे, जो कि आपके सामने एक एंट्रिंग करंट है 1 मिली के बराबर है, तो वो इस साइड पे आ जाएगा 1 मिली। तो मुझे तो लग रहा है V1 की ही सिर्फ वैल्यू मिलनी है, V2 की हमें वहाँ पे पुट करके निकालनी पड़ेगी। उल्टा केस हो गया, चलें यार कोई नहीं। इसका देखें बच्चों, जो हमारे पास एलसीएम आ रहा है इस इक्वेशन का, वो आ रहा है मेरे पास 6K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दूं तो ये बटे कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ये कैलकुलेशन करने लगूँ। बाकी 6K से जब मैंने ज़रब दी बच्चों, तो यहाँ पे 6K ज़रब हुआ, पूरे का पूरा कट गया, तो ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ गए V1 + 3, ठीक है। यहाँ पे जब 6K ज़रब हुआ, किलो किलो से कटा, 2 1 बार 2 3 बार 6 3 ऊपर ज़रब खा गया, और यहाँ पे 6K साइड पे जब ज़रब हुआ तो सिंपल 6 आ गया, मिली किलो कैंसिल हो गए। तो ये देखें बन रहा है 4V1, और ये 3 दूसरी जानब जाके 6 में से माइनस हो जाएगा, और फाइनली आपके पास देखें V1 की क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे 3 रह गया था, यहाँ पे 4 था, तो 4 दूसरी जानब जाके डिवाइड हुआ, 3/4 आपके पास आ रहा है V1 का वैल्यू। इसको अगर आप यहाँ पे पुट करें, देखें हमें V2 की वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन से हम V2 की इक्वेशन बनाने लगे हैं। देखें V2 इधर ही रह गया, ये 2/3 था, दूसरी जानब जाके 3/2 हो गया। वैल्यू पुट करो 3/2, V1 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 3/4, ठीक है। तो यार 9/8, तो 9/8 कितना होता है जी, देखें 9 तक़सीम 8, 1.125 वोल्ट आपके पास आ गए, ठीक है जी। और यही आपके VOC की वैल्यू है, वो देखें VOC इज इक्वल टू V2। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इस सर्किट को दोबारा से रीड्रा करेंगे और ISC को मालूम करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने ओपन सर्किट लगा के ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम किए, वहाँ पे हम एक शॉर्ट वायर लगा के शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि नॉर्टन्स का लॉ अप्लाई करेंगे। अभी मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इस सर्किट को रीड्रा कर लूँ। हाँ तो बच्चों ये आप देख सकते हैं, मैंने वही सर्किट रीड्रा कर दिया एज इट एज, जस्ट वहाँ पे जहाँ पे ओपन सर्किट लगाया था वहाँ पे एक शॉर्ट वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और वहाँ पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब अप टू डाउन वायर लगी हो ना, तो तब आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा देना ISC के नाम से, ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब हम थोड़े वेरिएबल्स के नेम चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि एक नया सर्किट बन चुका है, तो प्रीवियस वाली कैलकुलेशन से मैच ना खा जाए कि यानी उस्ताद गलती खा जाए कि वहाँ पे कैलकुलेशन हुई और वो आपका क्वेश्चन गलत कर दे, उससे बेटर है आप इस क्वेश्चन के वेरिएबल्स के नाम चेंज करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर सारा बच्चों वही है। ये हमारा V1 प्राइम है, ठीक है, प्राइम कह देंगे। ये हमारा V2 प्राइम है, ये नीचे हमारा ग्राउंड का नोड है। फ़र्क सिर्फ एक वायर का है। तो पहले आप वही सुपर नोड की इक्वेशन लिखेंगे, पहले IX प्राइम की इक्वेशन बनाएंगे। आपको पता है IX प्राइम की क्या इक्वेशन बननी है, V1 प्राइम माइनस 0/2K, यानी कि V1 प्राइम ओवर 2K, ये चीज़ आ जाएगी। फिर सुपर नोड की बाउंड्री आएगी, ठीक है। अब तो सारी कहानी आप समझ गए हो, ये तो इतना इजी क्वेश्चन था। देखें -V1 प्राइम प्लस V2 प्राइम
इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1k आई एक्स प्राइम आना है, आई एक्स प्राइम की जगह उसकी इक्वेशन पुट हो जानी है, तो के से कट जाएगा और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये v1 प्राइम इधर आके माइनस हो जाएगा और फाइनली आपके पास इक्वेशन बनेगी -3v1 प्राइम प्लस 2v2 प्राइम इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से फिर से v1 की एक दफ़ा इक्वेशन बनाओ, अब आपका v2 मालूम हो जाएगा, क्योंकि आपको v2 की ही वैल्यू चाहिए। बच्चों देखो v2 की वैल्यू क्यों चाहिए, ये मैं सॉरी बताना भूल गया हूँ। हमने ISC मालूम करनी है असल में, तो ISC जो करंट है वो v2 प्राइम में से देखें लीव कर रही है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिखना होता है और जाके एंटर करती है 0 में, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 1k है। तो ये आपका फार्मूला बन रहा है, यानी आपको v2 प्राइम की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं v1 प्राइम की इक्वेशन बना लूँगा। देखें v1 प्राइम इधर ही रह गया, पहले नंबर पे ये उधर जाके -2v2 प्राइम हुआ और ये यहाँ पे -3 था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 2/3v2 प्राइम। इसको हम बाद में पुट करेंगे सुपर नोड की इक्वेशन में, अप्लाई KCL एट सुपर नोड, ठीक है जी, वही चीज़। तो अब आपको पता है इनकी इक्वेशंस कैसे आती हैं, वो लिविंग करंट वगैरह वाला, v1 प्राइम माइनस यहाँ से करंट लीव हुई, माइनस में एंटर हुई, -3 आया, यहाँ से भी लीव हुई, -0 आया, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, ये सारी कहानी आपको मैंने ऊपर बता दी है। इसमें भी वही चीज़ v1 प्राइम -0/2k आ जाएगा इस वायर के लिए। और अब यहाँ पे देखें, एक तो एंट्रिंग करंट है इस वायर की वो 1 मिली इस साइड पे आ जाएगा और एक लीविंग करंट बनेगा। अब इस वायर में करंट फ्लो करेगा क्योंकि आगे से वायर क्लोज है, अब करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये आएगा v2 प्राइम -0/1k। तो अब देखें v2 प्राइम के होने की वजह से अब आप इजीली इसी इक्वेशन की मदद से v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे v1 प्राइम की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तो आपको भी पता चल जाता है। मैं क्यों ऊपर वो इक्वेशन बनाना चाह रहा था, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट या कह लें कि इत्फाकन एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें v2 प्राइम है ही नहीं था, फ़ायदा ही कोई नहीं था। अब इसका भी एलसीएम 6k है, पूरी इक्वेशन को 6k से ज़रब दो। यहाँ पे 6k ज़रब हुआ, सिंपल आ गया v1 प्राइम +3। यहाँ पे 6k ज़रब हुआ, 2 एक बार 2 3 बार, 6 ऊपर 3 ज़रब हो गया। यहाँ पे 6k ज़रब हुआ तो सिर्फ 6 ऊपर ज़रब खा जाएगा, नीचे सिर्फ 1k या k से कट जाएगा। यहाँ पे 6k ज़रब हुआ, किलो और मिली कैंसिल और 6 आ जाएगा। अब देखें ये आ रहा है 4v1 प्राइम, 4v1 प्राइम, v1 प्राइम की जगह उसकी इक्वेशन पुट कर दूंगा 2/3v2 प्राइम, ठीक है, प्लस 6v2 प्राइम इज इक्वल टू 6 में से जाके ये -3 हो गया। तो देखें v2 प्राइम की आपको वैल्यू मिल पा रही है इतना काम करके, यानी आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पा रही है। मैं बेनिफिट लेना चाह रहा था उस वक्त v1 प्राइम की वैल्यू पुट करने से, लेकिन वो मिल नहीं सका जैसा कि आपको बताया। अब ये आपके पास देखें 8/3 आ रहा है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 8/3 v2 प्राइम प्लस 6v2 प्राइम इज इक्वल टू 3 के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दो, यहाँ पे रह जाएगा 8v2 प्राइम, यहाँ पे 3 ज़रब खा के 18 हो जाएगा, इस साइड पे 3 ज़रब खा के 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बटा कैंसिल आउट कर दिया मैंने 3 के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे के। तो 8 और 18 26 हो गया, 26v2 प्राइम, देखो बच्चों 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू चेक कर लो कितनी आती है, 9 डिवाइडेड बाई 26, ये बच्चों आपके पास आती है 0.35, ठीक है, 0.35 वोल्ट। अब इसको पुट करके हम ISC मालूम कर लेंगे। तो ये 0.35 वोल्ट है, तो देखो बच्चों 0.35 -0/1k लिखा हुआ है ISC के फार्मूले में, v2 प्राइम -0/1k यानी कि 0.35 -0/1k, जो कि हमें करंट दे दिया 0.35 मिली एम्पेयर। अब आप RThevenin मालूम कर सकते हो ओहम्स लॉ की मदद से। VOC और ISC फार्मूला बनेगा, तो VOC हमारे पास आए थे 1.125, वो आप ऊपर देख सकते हैं, और ISC आई है 0.35 मिली ऊपर जाके किलो बनने वाला, सिर्फ 1.125 की वैल्यू को डिवाइड कर दो 0.35 से, आपको आंसर मिल जाएगा। ये बच्चों आपके पास आंसर आ रहा है 3.21 किलो ओहम, ये आपको रेजिस्टेंस का आंसर मिल गया। अब हम ओहम्स लॉ की मदद से, सॉरी ओहम्स लॉ क्या उसका नाम है अपना, थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से मेजर सर्किट ड्रा करेंगे। मेजर सर्किट कैसे ड्रा करते हैं, थेवेनिन्स का असूल, थेवेनिन्स कहता है VOC वोल्टेज का सोर्स लगाओ
उसके साथ लगाओ अपनी रेजिस्टेंस जो आर थेवेनिन्स थी सीरीज़ में, ठीक है। तो वीओसी कितने थे 1.125। इसके साथ मैंने देखें आर थेवेनिन्स का रजिस्टर सीरीज़ में लगा दिया, क्योंकि इन दोनों के दरमियान, इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। तो ये आई है 3.21 किलो हम्स। और जो आपने आगे कट की थी वायर, उसको आगे अटैच करके उसके क्रॉस जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो फाइंड आउट कर लो। ये कहता है थेवेनिन्स। यहाँ पे हमने वो चीज़ अटैच करनी है, वो था 2 किलो हम का एक रजिस्टर, वो देखें वो ऊपर कट ऑफ हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। इसके क्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो, एक सिंगल लूप हो और आपने किसी एक रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने और एक ही बैटरी लगी हो, तो आप वहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल की मदद से हम वी नॉट फाइंड आउट कर लेंगे। वी नॉट इज इक्वल टू, वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस यानी उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल प्लस बाकी की रेजिस्टेंसेज जो कि 3.21 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ। सप्लाई कितनी लगी हुई है 1.125 की, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं कितना मिलता है जी। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1.125 डिवाइडेड बाय, नीचे बन चुका होगा 5.21। ये बच्चों आपके पास वोल्टेज आते हैं 0.43, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।